अगर रीढ़ की हड्डी में कभी असामान्य रूप से टेढ़ापन या कुबड़ापन आ जाता है तो इसे स्कोलियोसिस या काइफोसिस कहा जाता है। ये एक रेयर प्रॉब्लम है लेकिन काफ़ी गंभीर समस्या है। इसके बारे में समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में ताकि इन भ्रांतियों को दूर किया जा सके। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, सीनियर स्पाइन कंसल्टेंट जयपुर में। रीढ़ की हड्डी में आगे झुके हुए होने को काइफोसिस कहते हैं और टेढ़ापन होने को, जिसमें साइड में झुक जाता है इंसान, उसे स्कोलियोसिस कहते हैं। ये दोनों ही रीढ़ की हड्डी की गंभीर समस्याएं हैं। आमतौर पर ये बचपन में ही शुरू हो जाती हैं, जो धीरे धीरे पता चलती हैं। इसमें जो सबसे कॉमन है उसे इडियोपैथिक स्कोलियोसिस कहते हैं, जो कि आमतौर पर 2 या 4 साल की उम्र के बाद शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। या ये समस्या कई बार 8 से 10 साल के बच्चों में शुरू होती है और जैसे जैसे वो किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और तो ये कुबड़पन बढ़ता चला जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो किशोरावस्था में ही पहली बार पहचाने जाते हैं। ये कुबड़ापन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ बढ़ता है और शरीर के दूसरे अंगों को भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए इसको पहचानने के बाद तुरंत स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सके। इसके दुष्प्रभावों में आता है कि उसमें शरीर का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता, फेफड़ों का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। ज़्यादा कुबड़ापन बनने से मेरुरज्जु को भी असर होने लगता है, जिससे पैरों में कमजोरी या सुन्नपन आ सकता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा कुबड़ापन होने के बाद पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो कि आगे जाके स्पॉन्डिलोसिस को ज़्यादा बढ़ाता है। तो इसका सही समय पर पहचानना और इलाज कराना ज़रूरी है। दूसरी तरह का कुबड़ापन जो है, जो सेकंड मोस्ट कॉमन है, वो जन्मजात होता है। वो बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद ही पहचानने में आ जाता है। इसमें जन्मजात विकृतियां होती हैं रीढ़ की हड्डी में, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं बनी हुई होती और ये भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये इडियोपैथिक स्कोलियोसिस से ज़्यादा खतरनाक है, तो इसका समय रहते इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। आइडियली हम कहते हैं कि 5 साल से पहले इसका इलाज शुरू करा देना चाहिए ताकि ये बहुत ज़्यादा विकृत रूप ना ले ले, क्योंकि जितना ज़्यादा विकृति डेवलप हो जाएगी उतना ज़्यादा इसका इलाज मुश्किल होता जाता है। इन दोनों विकृतियों के डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जांचें करानी होती हैं, जैसे कि एक्सरे, MRI, CT स्कैन। ये सारी चीज़ें हमारे को बताती हैं कि इसमें किस तरह का ट्रीटमेंट आगे चलना चाहिए। अगर इसमें डिफॉर्मिटी 20 डिग्री से कम आती है तो ज़्यादातर केसेस में ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है। अगर डिफॉर्मिटी 60 डिग्री से अधिक आती है तो सर्जरी रिकमेंड की जाती है। अगर विकृति 20 से 40 के बीच में आती है तो हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर 40 से 60 के बीच में आती है तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की ग्रोथ कितनी रह गई है। अगर ग्रोथ ज़्यादा रह गई है तो सर्जरी करना चाहिए ताकि ये और ज़्यादा ना बढ़े। अगर ग्रोथ कम रह गई है तो ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो इसका कॉस्मेटिक करेक्शन चाहते हैं या नहीं। लेकिन 60 से ऊपर वाली जितनी भी डिफॉर्मिटी हैं उनमें सभी में सर्जरी रेकमेंड की जाती है। आमतौर पर समाज में ये धारणा है कि इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है और इसकी सर्जरीज बहुत ही डेंजरस होती है। लेकिन स्पाइन में आजकल इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए हैं कि ये सर्जरीज एकदम सेफ हो गई हैं। आजकल ये सर्जरीज न्यूरो मॉनिटरिंग के साथ की जाती हैं, जिसके दौरान नसों की मॉनिटरिंग करते रहते हैं
तो ऑपरेशन के दौरान कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या पैरालिसिस होने की संभावना लगभग 0 हो गई है। कंजेनाइटल और इडियोपैथिक स्कोलियोसिस के अलावा भी दूसरे कॉजेज हैं स्कोलियोसिस के, जिनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।